अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूं तो हो रही हैं सुबह के 10:05 और ये वो टाइम होता है जब अब बच्चे तो स्कूल जा चुके होते हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो भी अपने दफातर पहुंच चुके होते हैं, कुछ भी रास्ते में होते हैं। और जो घर की ख़वातीन होती हैं वो घर में बैठी ये सोच रही होती कि अच्छा भाई ऐसी क्या चीज़ें बनाएं हम अपने घर में कि बजट फ्रेंडली भी रहे और ऐसा ना हो कि, क्योंकि अब देखें ना कितने दिन रह गए महीना ख़त्म होने में और लोग ऑलरेडी जो है ना वो उधार पे भी चल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें ज़्यादा ख़रीद सकते हैं जो कि मार्केट से आपको सस्ती मिल जाएँ? ये ख़वातीन की बड़ी प्रॉब्लम होती है जब उनको अपने घर का पूरा बजट बैलेंस करना होता है ना। क्योंकि आप अगर सब्ज़ी मंडी का रुख कर लें तो वहाँ पर भी हर सब्ज़ी आपको मुँह चढ़ा रही होती है क्योंकि इतनी महंगी हो गई हैं सब्ज़ियाँ। कोई भी पाकिस्तान में शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे अशिया खुरोनोश की कीमतें कम हो। महंगाई का जो गित है वो बुरी तरीके से अवाम को नोच रहा है। डॉलर और पेट्रोल की कीमतें तो कम है, मतलब डॉलर की कीमत वैसे कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, बट हाँ जो 300 और 350 की बातें कर रहे थे उससे तो खैर काफ़ी कम है। और हम देखते हैं कि कभी 11 पैसे कम हो गया, कभी 9 पैसे कम हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं ना कहीं में अवाम में नज़र नहीं आ रहा। अवाम को कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा। चंद बड़े शहरों में अशिया खुरोनोश की कीमतों की क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा फरवा अली ने। फैसलाबाद से हमारे साथ होंगी रिदा सिंधु और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी अलीना शाहिद। इन तीनों लड़कियों से जान लेते हैं कि आज वो कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं उनकी सिचुएशन क्या है और लोग वहाँ पर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं रुख कर लेती हूँ कराची का। कराची में फरवा हमारे साथ मौजूद है जनाब सब्ज़ी मंडी से। फरवा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं या फिर आप कहाँ पर मौजूद हैं, और ये बताएं कि क्या रेट चल रहा है जी आटे दाल का यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, महंगाई से हर कोई परेशान नज़र आता है। मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ। होलसेल के मुताबिक ये मार्केट है जहाँ से लोग अक्सर सस्ती चीज़ों की वजह से आते हैं, लेकिन यहाँ भी महंगाई का तूफ़ान ही नज़र आता है। अगर माश की दाल की बात करें तो 500 से 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि आटा 200 से 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी की भी कुछ इसी तरह की हालत है कि 150 से 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। ये सरकारी रेट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, इसमें जो है वो 150 बढ़ा के ही दुकानदार फ़रोख्त कर रहे हैं। अशिया खुरोनोश की महंगाई के तूफ़ान में हर कोई परेशान ही नज़र आ रहा है। यहाँ जब लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि दुकानदार मनमाने दामों अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके बायस परेशानी का सामना है। ये भी शिकायत की जा रही है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो रातों रात तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब सस्ती होती हैं तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं आती, उस प्राइस में नहीं बेची जाती है, तो इसकी वजह से भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का यही कहना है कि ये जो अशिया खुरोनोश हैं ये होती तो ज़मीन पे है, लेकिन इनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच जाती हैं, हुकूमत इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है। शहरियों का ये भी कहना था कि जिस बाज़ार भी जाएं उस बाज़ार में हर दुकान पे मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। ये एक दिलचस्प बात है। सरकारी लिस्ट भी लगी होती है तो किसी या तो ग्राहकों को नहीं पता होता कि लिस्ट में क्या प्राइस चल रहे हैं आजकल, तो वो इसी तरीके से मनमाने दामों जो दुकानदार हैं वो बेच रहे हैं और शहरी ख़रीद भी रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। शहरियों का ये भी कहना है कि गोश्त तो दूर की बात है, अब तो दाल आटा ये सब ख़रीदना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब हम ये ख़रीदते हैं तो हमारा बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। दूसरे बिजली का बिल, गैस का बिल, इस सब के बाद जो है वो महीने का बजट बिल्कुल नहीं बचता और उधार लेना पड़ता है। बेहद परेशानी का सामना है जी। सही जी, क्योंकि देखिए प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ वो भी लंबी तान के सोई हुई। ज़रा मैं फैसलाबाद का रुख कर लेती हूँ। रिदा सिंधु हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है, उनके पीछे में रेडी पे फल भी लगे हुए देख रही हूँ। रिदा, मुझे बताएं फैसलाबाद में क्या सिचुएशन है? जो फल में पीछे रेडी में देख रही हूँ ये क्या मतलब आम आवाम को नसीब हो जाते हैं, खाना नसीब हो जाते हैं? इनकी कितनी कीमतें हैं? जी बिल्कुल मदीहा, फैसलाबाद में भी जो महंगाई की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और जिस तरह से पिछले दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आई तो फैसलाबाद में अशिया खुरोनोश में ज़रा बराबर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा है। सब्ज़ियों की बात करें तो हर सब्ज़ी जो है वो 3 सेंचुरियाँ कंप्लीट करती हुई दिखाई देती है, जबकि सब्ज़ मसाला जात जो हैं वो 700, 800, 1000 रुपये तक जो है वो उनकी कीमतें पहुँची हुई हैं। इसी तरह से जो फल हैं ये बस शायद देखने के लिए ही हैं, क्योंकि अवाम जो है उनकी पहुँच से दूर हो गए हैं। उनकी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो इनको यहाँ से ख़रीद के लेकर जाकर
घर में जो है वो ले जाएं और इसको खाएं भी। बात करें अगर कीमतों की तो अंगूर जो है वो 1000 से ज़ायद रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फ्रूटर है तो वो 250 में फ़रोख्त हो रहा है। सेब 350 से 400 रुपए तक पहुंच गए हुए हैं। अनार जो है वो 500 रुपए तक फ़रोख्त हो रहा है। और फैसलाबाद में भी प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो बिल्कुल भी दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं कर रही कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो मनमानी कीमतों पर जो है वो अशिया खुर्दनोश चाहे फल हो सब्जियाँ हो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिस पर ख़ास तौर पर शहरी तो परेशान हैं और वो बुज़ुर्ग हजरात और वो जो बीमार जिनके लिए फल जो है वो दवा का काम करते हैं उनके लिए भी मुश्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। सही जी, फैसलाबाद में सिचुएशन कोई डिफरेंट नहीं है कराची से। मुझे बताएं इस्लामाबाद में, अलीना, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल मदीहा, महंगाई की सूरत हाल से हम सभी वाकिफ़ हैं और इस वक्त मैं इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकती हैं कि मैं इस वक्त बीफ और चिकन की शॉप के बाहर मौजूद हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद की मार्केट्स में जो है वो बीफ जो है वो 1000 से 1100 रुपए किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर मटन की बात करूँ तो वो 1900 से 2000 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर आपने इसमें भी बोनलेस बीफ ख़रीदना है तो वो 1200 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं, कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, वो चिकन की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। और शॉपकीपर्स का कहना ये है कि शॉर्टेज की वजह से ये कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, लेकिन जो इजाफ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जो ब्रायलर ज़िंदा मुर्गी है उसकी कीमत 455 रुपये है, जबकि जो चिकन का गोश्त है वो 710 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और आवाम का कहना ये है कि गोश्त और बीफ मटन जो भी है वो चीज़ें वैसे ही उनकी जो है वो पहुंच से बहुत दूर थी, लेकिन अब जो चिकन है वो भी उनकी पहुंच से काफ़ी दूर जा चुकी है। तो महंगाई की वजह से अवाम बहुत परेशान है। उनका यही कहना है कि उनको 2 वक्त की जो रोटी है वो भी नसीब नहीं हो पा रही अब। जी जैसे अलीना, हम मजाक सुनते थे ना कि जी गरीब आदमी के हिस्से में मुर्गी तब आती है तो जब गरीब बीमार हो या फिर जब मुर्गी बीमार हो, लेकिन अब गरीब के बीमारी से तो कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जब मुर्गी बीमार होना तो शायद अल्लाह माफ़ करे से जब 100 किस्म की बीमारियां भी आती हैं और तब कीमतें कम होती हैं, तभी लगता है ये लोगों की, जो आम लोगों की दस्तरस में चीज़ आ जाती है। मुझे बताएं यहाँ पे फरवा, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी क्या तासुरात हैं? यहाँ पे अभी आप देख रही हैं सुबह ख़वातीन को। हाँ जी बिल्कुल, ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनका यही कहना था कि जो हम बजट बनाते थे महीने का, अगर कुछ महीने कबल की बात की जाए तो उसके मुताबिक आज का जो बजट है उसमें एक कमाने वाला तो बिल्कुल उससे गुजारा नहीं हो सकता है। लोग यही कहना है कि तभी लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं कि महंगाई इतनी है, बजट पूरा आउट हो जाता है और हमारा महीने का पूरा नहीं हो पाता। घर का किराया दें या बिजली के और गैस के बिल भरें या इस तरह की दाल और सब्ज़ियों जो पहुँच से बाहर हैं वो खरीदें। रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि आटे के प्राइस भी आसमानों को छू रहे हैं। ख़वातीन का यही कहना था कि बच्चों की फीसेस से लेके अशिया खुर्दनोश तक, अच्छा वो एक मखलूक होती है फरवा, आपने उसके बारे में सुना होगा, उस मखलूक का नाम है प्राइस कंट्रोल कमेटीज। तो ठीक है, ये जो मैं मखलूक के वाले से बात करी थी, ये मुझे रिदा आप बताइएगा, ये इस मखलूक को फैसलाबाद के लोगों ने कभी देखा है कि वो आए यहाँ पर देखे कि जी ठीक है जी जो सरकारी रेट है वो तो आवेज़ा किए ही हुए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद किसने कराना है? तो उसके लिए कमेटी होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटी। फैसलाबाद के लोगों ने या आपने खुद कभी प्राइस कंट्रोल कमेटी के किसी शख्स को देखा है यहाँ पर? नहीं मदीहा, इस मखलूक की जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल एक खलाई मखलूक ही है जो कि आम इंसानों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, चाहे ये जो घंटाघर बाज़ार है यहाँ पे आ जाएं, सब्ज़ी मंडी में चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो कभी भी नज़र नहीं आते हैं। किसी भी दुकान के ऊपर या तो रेट लिस्ट अगर पड़ी होगी तो वो पुरानी पड़ी होगी और जो रोज़ाना रिन्यू रेट लिस्ट आती है वो कभी भी पड़ी नहीं होती। बल्कि ये भी देखा गया है कि जब सब्ज़ी मंडी में बोली लगती है तो डिप्टी कमिश्नर का काम है, ज़िले इंतज़ामिया का काम है वहाँ पर जाके उसकी निगरानी करना, तो उसकी भी निगरानी जो है वो फैसलाबाद में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। यूँ लगता है कि ये जो महंगाई माफिया है इसको ज़िले इंतज़ामिया ने बिल्कुल ही बेकाबू छोड़ दिया हुआ है और किसी भी किस्म की जो चेक एंड बैलेंस है वो यहाँ पर नहीं है। और ये शहरियों की परेशानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि एक तो पहले ही दाम बहुत बढ़ चुके हैं, फल हो सब्जियां हो, ऊपर से जब मनमाने रेट सरकारी रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं होता तो
आवाम जो है वो बहुत तकलीफ से गुजरती है। और हमेशा यही मुतालबा रहता है कि ज़िले इंतज़ामिया इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी जो है वो माशाल्लाह ज़िले इंतज़ामिया भी ना यहाँ पे लंबी तान के सोई हुई। तो मुझे बताएं अलीना, इस्लामाबाद के बाज़ारों में ये ज़िले इंतज़ामिया नज़र आ जाती है, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी नज़र आती हैं, वो चक्कर लगा लेती हैं, वो ये चेक करती हैं कि जो रेट लिस्ट लगाई गई है सरकारी उसी पे ही काम हो रहा है और उन्हीं कीमतों पर चीज़ें दी जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मदीहा, ये जो मखलूक जिनकी आपने बात की है ये किसी भी आपको इस्लामाबाद के किसी बाज़ार में आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अवाम इसीलिए परेशान है कि कोई भी उनके हक़ के लिए पूछने वाला नहीं है, कोई ये जानने वाला नहीं है कि ये जिन कीमतों में ये चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं क्या ये इनकी मुनासिब कीमतें हैं, क्या जो कीमतें सरकारी बताई गई हैं उनको लिस्ट दी गई हैं उसके मुताबिक सेल की जा रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता है और जिसका सारा खामियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है और वो भी मजबूर हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ें ख़रीदनी हैं। ज़ाहिरी बात है, ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, बच्चों को नहीं समझाया जा सकता है। जैसे मैं कुछ ख़वातीन से मिली तो उन्होंने यही कहा कि हम ये समझते हैं कि हम ये गोश्त या ये चीज़ें ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते हैं कि हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और इस बारे में बिल्कुल जी। और मेरे ख्याल से ना इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, हर जगह ना तलाशी गुमशुदगी का जो है वो इश्तिहार लग जाना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ है ना वो पता नहीं किधर गवाच गई हैं। अल्लाह करे जी जल्दी मिलें, वरना आवाम का तो फिर कहते हैं ना कि कोई हामी नासिर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फरमा मौजूद थी, हमारे साथ अलीना मौजूद थी, हमारे साथ रिदा मौजूद थी और ये आपको बता लीजिए एग्जैक्टली मार्केट्स क्या है, फलों की क्या सिचुएशन है, जो गोश्त है वो कितना महंगा हो गया है और जो दाल भी आपने जो घर में बनानी है वो भी इतनी महंगी होगी है कि दाल और मुर्गी बनाना बिल्कुल एक ही बात है। ये सिचुएशन है मार्केट में। सरकारी रेट लिस्ट हमने सुना ही है, मतलब कब से हम भी काम करते आ रहे हैं, जब भी महंगाई पर बात करते हैं हमेशा रिपोर्टर ही बताता है, लोग भी बताते हैं कि जी सरकारी जो रेट लिस्ट लगी होती है ना उस पर कोई अमल दरामद नहीं कराता, और अमल दरामद हो भी कैसे, ये लोग जो गुमशुदा हैं तो अल्लाह करे जी जल्दी वापस आए, ये गफलत की नींद से जागें, ये पता नहीं कहाँ गुम गए हैं, हम इनसे मिलना भी चाहते हैं। मैं तो उनसे ऑटोग्राफ भी लेना चाहूँगी कि भाई नज़र तो आ जाना, ये वो लोग हैं जो आसानी से मिलते नहीं हैं। खैर जी, लोगों की मुश्किलात के वाले से बात करें हम, और लोगों की मुश्किलात ऐसे लग रहा है कि कभी कम ही नहीं होंगी। ये है इलेक्शन का टाइम जिस पर हम देखते हैं कि जो सियासी जो रहनुमा हैं, जो आगे जो मुतमन्नी हैं कि वो ऐवानों में पहुँचे, वो लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब ये लोग आपके पास आए ना तो आप उनको बताएं ज़रूर कि एग्जैक्टली आपकी शहर की, आपके इलाके की सिचुएशन है क्या। और हमारी कोशिश यही है अपने इस शो में कि हम आपको हर हल्के में लेके जाकर बताएं कि वहाँ पर लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। कराची के अगर मैं देखूँ तो हर हल्के की सूरत हाल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। गैस नहीं है, नलकों से पानी गायब है, टूटी फूटी सड़कें हैं। कराची का हल्का NH 244 मसाइल का गढ़ बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही मसाइल का गढ़। इस हल्के के मकीन क्या कहते हैं, अहमद रहमान की रिपोर्ट में देखते हैं। जी मदिया, आज हम बात करेंगे NH 244 की। सरजानी टाउन का इलाका, मंगोपीर, माई गाड़ी का इलाका और गुलशन मेमार इस हलके में शामिल है। तकरीबन 9,55,000 से ज़ायद की आबादी रखने वाला ये हलका है। यहाँ का हाल क्या है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये एक सड़क है जो कि सरजानी टाउन सेक्टर L1 की सड़क है। तो आए लोगों से ज़रा बातचीत करते हैं। क्या हाल है सड़कों का, थोड़ा बताओ सरजानी की क्या हाल है सड़कों का? ट्रक गुजारते हो तुम यहाँ से रोज़? सड़कों का आज तक तो किसी ने सोचा ही नहीं है, फिर पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। ना मैयत आ सकती है ना जा सकती है, पैदल आदमी भी बहुत मुश्किल से चल सकता है। अभी पानी बंद है, पानी चालू होगा तो सारा कीचड़ होगी, पानी होगा, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, यहाँ पे करीब में हॉस्पिटल है, अस्पताल है कोई सरकारी आप लोगों के लिए? नहीं, कोई नहीं है। तो अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, कोई सड़क पे हादसा हो जाए, क्या होता है? मरेगा रोड पे, ऐसे ही पड़ेगा होगा बेचारा। अपील करते हैं कि इस रोड को बनवाया जाए ताकि आवाम को सहूलत हो, कोई इमरजेंसी हो जाए तो ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है ना कुछ आ सकता। बहुत बुरा हाल है, अंदर जाओगे और वो रास्ता खराब है पूरा इसका फंड आ चुका है, लोग खा भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी तो समझे अवॉइड करते हैं यहाँ से जाना, ये रहने के काबिल तो है नहीं। तो खासकर पीपल्स पार्टी का इलाका आप देखें उसकी क्या हालत हुई है। सालों से ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं हम। बहुत बुरा हाल है, तकरीबन हम 13 साल से देख रहे हैं यही हाल है। कभी बनी नहीं है सड़क, ना किसी ने बनाने की कोशिश की। वोट लेने सब आते लेकिन बनाता कोई भी नहीं है यहाँ पर। सरजानी का क्या, पूरे मुल्क का एक ही हाल है, एक सरजानी में ये चीज़ नहीं आप पाएंगे। पहले किसी दौर में ना पहले ही काम शुरू हो जाते थे, मगर अब वो नहीं है।
न जमात है, न पीपल्स पार्टी है, न MQM है, कोई भी पार्टी तंजीम जो है ना सिर्फ अपना मफाद ले रही है और कुछ नहीं है। इस दफा वोट किसी को भी नहीं दूंगा। सरजानी टाउन की सड़कों की सूरत हाल तो आपने देखी। अब इतनी बड़ी आबादी के लिए एक सरकारी अस्पताल बनाया गया था, 50 बेड का ये अस्पताल होना था। जरा उसकी हालत भी आपको दिखाते हैं, अंदर आए। आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इमरजेंसी रूम। इमरजेंसी रूम में आप जहन में सोच रहे होंगे कि जी डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, इंजेक्शंस लग रहे होंगे, मरीज होंगे, ये इमरजेंसी रूम लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अंदर आप आएंगे तो ये हालत है। देखें जी आप, 2 बिस्तर हैं, वो भी टूटे फूटे, ना कोई डॉक्टर ना कोई स्टाफ, और जाहिर सी बात है ना कोई मरीज। फहीम साहब, आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? सर मैं ऐसे चौकीदार हूँ, वॉचमैन चौकीदार। अच्छा, तो ये पंखे लाइटें कहाँ गई यहाँ की? सर मैं जब यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, जब से मैं इसी तरह दिखा। अच्छा, आप कितने साल पहले यहाँ पे आए थे? सर मुझे यहाँ होगा 10 साल। तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो सरजानी के लोग क्या करते हैं? कि या प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं, इस तरीके कोई ऐसा मामला नहीं है यहाँ पर कि उनको कोई तिब्बी सहूलियात में मिल सके। यहाँ तो कोई होता ही नहीं है, ना आवाम होती है, ना डॉक्टर है अंदर, वो 2-3 आती हैं, यहाँ बैठ के नहीं मस्ती वगैरह करते हैं, निकल जाते हैं। 5-6 साल पहले गए थे एक बच्चे को दवाई दिलाने के लिए वहाँ पे, तो उस टाइम पे दवाइयाँ जो एक्सपायर थी इनके पास, सही दवाइयाँ नहीं थी, तो फिर दोबारा हम गए नहीं। जिस टाइम पे वोट डालने होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पे ये लोग खड़े हो जाते हैं अपने अपने झंडे लगा के गाड़ियों में कि जी काम हो रहा है, काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। किस तरह से काम हो रहा है, समस्या बात। सरजानी टाउन के सेक्टर 5D में इस वक्त हम मौजूद हैं। सरकारी स्कूल की क्या हालत है ना पूछिए। बिजली, पानी, गैस, क्या सूरत हाल है उसकी? ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। अब तो कोई इस काबिल है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा वोट किसको देना, कोई है ही नहीं बंदा इस काबिल। अब 2018 में किसको वोट दिया था? बेटा मेरा तो वोट आता ही नहीं है, मुझे लगता है डल जाता है। सरजानी के तमामी इलाके तकरीबन हमने विजिट किए। अब हम आ गए सरजानी खुदा की बस्ती में, और यहाँ पर सियासी माहौल बड़ा ही उरूज पर है। हर सियासी जमात के जो है वो परचम आपको नजर आ रहे होंगे, चारों तरफ जो है वो इस चौक पे लगे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, उनके मसाइल भी जानते हैं और ये भी देखते हैं कि जी वो क्या समझते हैं, किसको वोट देके कामयाब बनाएंगे। तो लोगों से बात करते हैं। ना पानी, ना बिजली, ना गैस, सब परेशान। 2024 में वोट देंगे, किसको देंगे? मेरे ख्याल में तो वोट किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी आता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आवाम के बारे में कोई किसी कुछ नहीं सोचता। सड़कें भी ये देख लो हाल टूटी फूटी पे, ये सब। पानी आता है घर में? नहीं। सियासी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बड़े बड़े नाम बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हमें वो नजर ही नहीं आएंगे। अभी इलेक्शन में किसको वोट देंगे? अभी दिल करता ही नहीं किसी को वोट दें, हम किसी को नहीं देंगे वोट। सरजानी के मसाइल दिखाने के बाद अब हम पहुंचे हैं गुलशन मेमार, हल्का NA 244 में। मेमार के इलाके के 12,000 से ज़ायद वोटर्स मौजूद हैं। आए इनके मसाइल भी जानते हैं और जानते हैं कि मेमार वाले अब क्या चाहते हैं, किसको मुंतखब करना चाहते हैं कि वो उनके मसाइल हल करे। तो आए देखते हैं। यहाँ पर गार्ड वगैरह होने के बावजूद और ये थाना पुलिस होने के बावजूद डकैतियाँ धड़ल्ले से हो रही हैं। मेमार के मसाइल चोरी डकैती ये बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो पहले इतनी नहीं थी। डकैतियाँ भी हो रही हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं, और सफाई सुथराई भी नहीं है। पानी आता है घर में? बहुत कम, मोटर से लगाएं तो आता है वरना नहीं आता। क्यों वोट नहीं दे रहा, क्या वजह है? सर कोई डिलीवरी नहीं कर पा रहा। इस वक्त हम मंगोपीर के इलाके माई गाड़ी में मौजूद हैं। माई गाड़ी मज़ार भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बेसिकली हब और कराची का बॉर्डर एरिया कहा जाता है इसको, और यहाँ पर तकरीबन 9,000 वोटर मौजूद हैं NA 244 के हल्के के। तो यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं और वो किसको चाहते हैं कि वो मुंतखब हो और उनके मसाइल हल करे। तो आए। मसाइल पानी का है, रोड का है, अस्पताल है, कोई डिस्पेंसरी है सरकारी यहाँ पे? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वोट दिया किसको? पीपल्स पार्टी को दिया। काम कराया कुछ? काम क्या, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का काम कराया, काम हुआ नहीं अभी तक। किसको वोट देंगे? वोट इसको देंगे, PP को देंगे। ये है पानी को तरसता माई गाड़ी कोट। यहाँ पर ये टंकी तो बना दी गई इस वादे के तहत कि पानी आएगा, बस सिर्फ वादे हैं, और ये वाटर टैंकर से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। हल्का NA 244 के मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया, चाहे वो सरजानी टाउन हो या फिर गुलशन मेमार या फिर माई गाड़ी। तमाम ही इलाकों में एक जैसे मसाइल का ही सामना हमने किया। लोग कहते हैं सड़कें नहीं हैं, पानी घरों पर नहीं आता, सीवरेज का कोई दुरुस्त निज़ाम नहीं है। हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और आपने भी सुनी। सब यही कहते हैं कि हम वोट उसी को देंगे जो हमारे मसले हल करेगा। अहम रहमान की रिपोर्ट आपने देखी है और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कौन से दूर दराज के इलाके की बात कर रहे हैं। ये कराची में इलाका है, NA 244 नहायत ही इम्पॉर्टेंट हल्का है,
लेकिन उसकी हालत ज़ार आपके सामने है। लोग कितने परेशान हैं वहाँ पर। टूटी फूटी सड़कें हैं, कचरा है, गंदगी है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, टैंकर से लोग पानी ख़रीद के पीने पर मजबूर हैं। ये तो सिचुएशन है इस हल्के की। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जल्दी से मैं आपको ज़रा स्टॉक की अपडेट भी दे दूं। और स्टॉक में आज हम देख रहे हैं कि तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। नुमाइंदा समा सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान भी लेते हैं। रिजवान, इस वक्त मार्केट कितने पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है? मदिया, आज भी मार्केट के लिए एक और अच्छा दिन है। 2 दिन की तेज़ी में स्टॉक मार्केट ने 1150 पॉइंट अचीव किए। उसके बाद आज फिर मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखाई है। अच्छी रैली बनती हुई नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस के शेयर्स में। और एक मौके में 555 पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ था 100 इंडेक्स में। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह भी जो है बहाल हो गई थी। ये बड़ी अहम हद है। जब ये बहाल होती है तो हम प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी देखते हैं। अगर यहाँ मार्केट जो है सस्टेन करती है 65,000 पे, तो मार्केट में आगे बुलिश ट्रेंड कहा जा रहा है। और आज मार्केट की ये जो क्रूशल हद है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आज अबूर होते हुए नज़र आई है हमें ट्रेडिंग के दौरान। तो हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस शेयर में जो है ख़रीदारी है उसकी वजह वही बन रही है कि सर्कुलर डेट जो है ख़त्म करने के कम करने के हवाले से जो क्या कहते हैं हुकूमत का प्लान है, जो स्कीम है, उस पे जो है 2 मिनिस्ट्रियों की जो है वो क्या कहते हैं गुफ्तशुनी जारी है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की। और इम्कान इसी बात का जाहिर किया जा रहा है, तवक्का है कि ये प्लान अप्रूव करके फाइनल करके वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद IMF की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर ये मंजूर होता है तो OGDCL PPL जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनियाँ ऑयल एंड गैस शेयर की, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, अगर वो अप्रूव होता है तो सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचेगा, इसके जो पैसे मिलेंगे और वो अपने शेयर होल्डर्स को बड़ा डिविडेंड देंगी, जिससे कि सरमायाकारों को बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़ा हासिल होगा। तो ये खबर जो है मार्केट में 2 रोज़ से प्रिवेल करे, यही तेज़ी की वजह बन रही है। और आज भी स्टॉक मार्केट में इसी खबर की वजह से हम तेज़ी का रुझान देख रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, स्टॉक मार्केट से बता रहे थे मार्केट में क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची में जारी एक खूबसूरत इस्लामिक पेंटिंग एग्जीबिशन की। मारो मुसव्विर एस नूरी की इस खूबसूरत पेंटिंग नुमाइश में मजमूई तौर पर 35 फन पारे पेश किए गए हैं। इस हवाले से सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। सूफीज़म को जिस तरह मैं लेता हूँ तो ये है कि सूफिया कराम ने जिस तरह अमन को फैलाने में और इस्लाम को फैलाने में जो किरदार अदा किया है उसको हम किसी तरह याद करें, उसको खराज तहसीन दें। तो इनके जो श्राइन्स हैं, इनके मज़ारात हैं, वो सिम्बॉलिक तौर पर मैं उसको यूज़ करता हूँ अपनी पेंटिंग्स में, ताकि जो एफ़र्ट्स उन्होंने की हैं, जो स्ट्रगल उन्होंने की हैं, वो उससे हम कुछ सीखें। मेरा एक वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पेंटिंग्स हैं। तो पेंटिंग्स के थ्रू मैं चाहता हूँ कि ऐसी पेंटिंग्स हो जो कि कोई मैसेज दे और देखने वाला उसको देखकर बेहतर महसूस करे, कोई अच्छा मैसेज उसको मिले। और इसीलिए एज ए सिंबल ऑफ पीस मैं पिजन्स काफ़ी यूज़ करता हूँ अपनी पेंटिंग्स के ऊपर, और कलर्स कुछ ऐसे यूज़ करता हूँ जो आपको ठंडक का एहसास, कूलनेस का एहसास दिलाए। मसाजिद पे मैंने बहुत काम किया है, उसको अपने एंगल से अपने कॉम्पोजिशंस में मैं ढालता हूँ। तो ये सारा काम आपको इस एग्जीबिशन में भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह कोई भी आर्टिस्ट किसी भी टॉपिक को लेकर चलता है, तो जिस तरह वक्त गुजरता है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आती है, और वो तब्दीली आपको इस एग्जीबिशन में भी महसूस होगी। सुकून, इश्क़ इलाही और हुस्न फितरत इन पेंटिंग्स में अपनी तमाम तर गहराई के साथ नज़र आते हैं। यही वजह है कि करीब से देखो तो पेंटिंग्स देखने वाले को अपनी तरफ खींचती हुई महसूस होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नईम खान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और मैं बात करूंगी लाहौर की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि जो नमूनिया की केसेस हैं वो बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। इट्स नॉट ओनली विद लाहौर, लेकिन पूरे पंजाब में बढ़ती हुई सर्दी की वजह से जो नमूनिया की केसेस हैं वो भी बढ़ने लग गए हैं। और मज़ीद पिछले 24 घंटों में 14 बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। और 24 घंटे के दौरान 979 मुश्तबा केसेस भी सामने आए हैं। नुमाइंदे समा लाहौर दानियाल उमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ज़रूर उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं।
दानियाल, ये बताइएगा कि रवा माह अब तक कितने केसेस हैं जो सामने आ चुके हैं, और उससे मतलब 24 घंटों में तो 14 बच्चों की जो है वफात हो गई है। अगर मजमूई तौर पे देखें तो अब तक कितने बच्चे नमूनिया की वजह से दुनिया से जा चुके हैं? देखिए मदीहा, जनवरी की अगर हम एनालिसिस करें, क्योंकि जनवरी में ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है, और पंजाब का ये हिस्सा जो कि लाहौर है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, गुजरावाला है, इसके अंदर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 208 बच्चे मजमूई तौर पर जनवरी के दौरान इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं डेथ्स के, जो कि 14 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक लाहौर से है। इसी तरह 5 बच्चे जो है वो फैसलाबाद से हैं, गुजरांवाला से भी बच्चों की अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई है, 3 का ताल्लुक शेखुपुरा से है। महकमा सेहत पंजाब शुमार हैं, उसके मुताबिक 24 घंटे के दौरान 970 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं नमूनिया मुब्तला बच्चों के, जिनमें से 197 जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब पंजाब के जो दीगर अज़ला हैं, साउथ पंजाब है, बाकी अज़ला हैं, वो भी ख़ासे मुतासर हैं। और तिब्बी माहिरीन का ये दानियाल, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। ये वो केसेस नहीं हैं जो कि लोग घरों के अंदर ट्रीट कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ, चूँकि ज़्यादा केसेस उन लोगों के अंदर आ रहे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं। ज़्यादा ज़ाहिर है जो गुर्बत का शिकार लोग हैं, उनके बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं, और उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी जो है वो ज़्यादा देखने के अंदर आ रही है। और डॉक्टर्स भी बार बार यही वालिदैन को कह रहे हैं कि बच्चों को सर्दी से तो बचाएं, लेकिन उनकी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखें, जिसकी वजह से हमने देखा कि दानियाल, मुझे ये जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जी वैक्सीनेशन की कमी है, जैसे अस्पतालों में ये एक बेड पे 3-3 बच्चे जो है ना उनको ट्रीट करने पे मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे बेड ही दस्तयाब नहीं है। मुझे इस हवाले से बताइएगा, साथ में जो वैक्सीन है और जो मेडिकेशन है, क्या ये भी ईजीली अवेलेबल है लोगों के लिए? देखिए मदीहा, वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीनेशन जो नमूनिया की होती है ये वही हिफाजती टीकों का कोर्स है जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त लगाया जाता है। तो वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट के पास मौजूद है, और वैक्सीनेशन करीबी जो सेंटर्स हैं वहाँ से जाकर लगवाई भी जा सकती है। लेकिन चूँकि केसेस में इजाफा हो रहा है, जैसे हम सर्दियों में नमूनिया में इजाफा देखते हैं, गर्मियों में देखते हैं कि डायरिया में इजाफा हो रहा होता है, तो उस सूरत हाल के अंदर हॉस्पिटल्स की जो प्लानिंग है उसमें कमी नज़र आती है कि जब वो देख रहे होते हैं कि एक सर्ज आ रहा है तो उसी हिसाब से बेड्स भी बढ़ाए जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बेड्स उस हिसाब से बढ़ाए नहीं जाते, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी हमने लाहौर में देखा कि केसेस के अंदर इजाफा हुआ। एक बेड पे 4-4 बच्चे जो हैं उनका इलाज किया जाता रहा, और हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की भी कमी है, और वालिदैन ख़ुद ही अपने बच्चों को जो एम्बो बैग्स होते हैं उनसे मसनूई सांस दे रहे होते हैं। अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर्स की भी कमी होती है। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त जब केसेस बढ़ रहे होते हैं तो हॉस्पिटल्स की प्लानिंग जो है वो हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से शायद एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि जाने जो है वो बच्चों की चली जाती हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। नुमाइंदे समय लाहौर हमारे साथ दानियाल उमर मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है नमूनिया को लेकर पूरे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में हमने देखा है कि जो सर्दी है वो काफ़ी लेट आई है, लेकिन वो जो लेट सर्दी आई उसने इतनी तबाही मचाई है कि मौसम की वजह से नमूनिया के केसेस गए हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो तकरीबन 14 बच्चे जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं, और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि 979 बच्चे जो हैं वो नमूनिया में मुब्तला हैं, और ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए हुए हैं केसेस हैं, ये वो केसेस नहीं जिनको लोग घरों में ट्रीट कर रहे हैं। तो इन तमाम तर बच्चों के लिए भी दुआएं, और आई होप कि जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब स्पेसिफ़िकली, वो यहाँ पे बड़ी हंगामी बुनियादों पर काम करेगी, किस तरीके से ज़्यादा बच्चों को बहुत जल्द इस बीमारी से निकाल लेते हैं। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा बहुत मूड चेंज करती हूँ। आपको बताऊँ कि एक ज़माना था जब शेर के शिकार को बड़े फ़ख्र और शान की बात समझा जाता था। तारीख़ी किताबों में, फ़िल्मों में और कहानियों में राजाओं महाराजाओं का जब जिक्र होता था तो उनकी तस्वीरों के पस मंज़र में शेर की खाल को दीवार पर सजाए हुए दिखाया जाता था, और कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि वो महाराजा ने अपना एक पाँव जो है वो मरे हुए शेर पर जो है वो रखा होता था, शिकार के हुए शेर पर रखा होता था, और उसके बाद बड़े शान शान वो तस्वीर खिंचवाई जाती थी। लेकिन अब ये सारे जो गुजरे हुए है ना, ये कल की दास्तानें जो है मालूम होती हैं, क्योंकि अब शिकार करने वालों ने शेरों के बजाय चूहों और छिपकलियों का ना सिर्फ ये कि शिकार करना शुरू कर दिया है, बल्कि इस काम से उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हासिल हो रही है। जी हाँ,
आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद इरफान, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और ये छिपकलियों का शिकार करते हैं। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद इरफान, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने में वक्त दिया। ये बताएं उसे इतनी गहरी दुश्मनी की आपकी वजह क्या है कि आपने उनको मारना शुरू कर दिया और आपने इसको प्रोफेशन बना लिया है? ये दुश्मनी नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली मारना जो है सवाब का काम है। आप यानी कि अगर इसको एक ज़रब में मारें तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर दूसरी ज़रब में मारें तो कम दर्जा, अगर तीसरी ज़रब में मारें तो इससे भी कम दर्जा सवाब मिलेगा। तो इससे दुश्मनी की वजह यही है क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि छिपकलियों को मारो सवाब कमाओ, इसलिए ये मारते हैं, बाकी दुश्मनी की कोई वजह नहीं है। अच्छा, तो इरफान आपने छिपकलियों के मारने को पेशा बनाया, इसकी कोई ख़ास वजह थी? छिपकली को इसलिए मारता हूँ क्योंकि छिपकली जो है ये बहुत ही मूजी जानवर है, अजियतनाक और ख़तरनाक जानवर है। और ये यानी कि किसी सालन वगैरह में या पानी में या किसी बर्तन वगैरह में चला जाए तो ये बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। तो इसीलिए ये इसको यानी कि हमने पेशा बनाया है और सवाब का काम भी है। अच्छा, मैं छिपकलियों के साथ साथ वो जो आपका ऐड चल रहा था उसमें देख भी रही थी, 500 रुपये फीस आपने रखी हुई एक छिपकली मारने की, इसकी क्या वजह है? मतलब 200 भी तो हो सकती थी, थोड़े कम पैसे भी हो सकते थे, 500 ही रख लिया आपने। असल में बात यह है कि महंगाई का दौर है, 2024 आ गया है और डॉलर आपको पता है कितना महंगा हो गया है। तो इसीलिए छिपकली का मारने का रेट जो है वो भी ज़्यादा हमने रखा है। अगर कोई गरीब बंदा हो ना उसके लिए हम डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन ये 500 ही है, ठीक है, 100 रुपया नहीं हो सकती, इससे तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होते। हमने बाकायदा एक टीम बनाई हुई है, 7-8 लड़के हैं, उनको भी हमने तनख्वाह वगैरह देनी होती है। तो इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो 500 रुपया ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो आपने डॉलर को भी इससे जोड़ दिया कि डॉलर की प्राइस भी अब आगे बढ़ गई, तो फिर खैर। अच्छा मुझे बताएं अब तक कितनी अंदाज़न आप छिपकलियाँ मार चुके हैं? जी अब तक इसकी कोई हमने काउंट तो नहीं की, हमने कभी गिना नहीं, लेकिन हज़ारों में हमने मार लिए हैं। क्योंकि ये मैंने तकरीबन 2020 से काम स्टार्ट किया था, 3 साल हो गए हैं, अभी चौथा साल जो है स्टार्ट है। तो हज़ारों की तादाद में इसमें हमने कभी शुमार नहीं किया इनको, ये बहुत ही हमने मारी हैं। अच्छा, तो ये उस्ताद इरफान जी ये भी बता दीजिए कि छिपकली से निजात हासिल करने के लिए घरेलू ख़वातीन को कोई टोटका बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? अब हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना 500 रुपये में एक छिपकली मरवाना। सबसे पहले आपने एक प्याज लेना है, प्याज को ग्राइंड करके उसका पानी निकालना है, जूस, और उसको आपने एक प्याले में डालना है। उसमें एक काफूर की टिक्की डालनी है कूट कर, और टाटरी डालनी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच सफ़ेद सिरका डालना है, और आधा कप यानी कि उसमें आपने लिक्विड डाल। इन सब चीज़ों का आपने लिक्विड बनाकर अपनी किचन में, वाशरूम्स में और कमरों की दीवारों और छतों पर इसका छिड़काव करें और छिपकलियों का खात्मा करें। अच्छा बात सुने, ये आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है, आप डॉक्टर हैं? MBBS आपने डॉक्टरी की हुई? जी ये डॉक्टर के लक़ब से मुझे नवाजा गया है। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन छिपकली के यानी के मुताल्लिक मैंने थोड़ी बहुती मालूमात हासिल की है, तालीम हासिल की है, और इसलिए मुझे यानी कि डॉक्टर के लक़ब से नवाजा गया है। और लोग प्यार से भी मुझे डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि इससे हमने एक इलाज भी तैयार किया है ना। अच्छा, तो मुझे वैसे बताएं, आखिर में बड़ी लोग ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस्ताद इरफान ये बताएं कि इस काम को आगे अब आप कहाँ तक लेके जाएंगे? अपने शहर में काम करेंगे या फिर हर पाकिस्तान से बाहर भी जाने का इरादा रखते हैं? हर पाकिस्तान में बाहर तो छिपकलियों को बड़ा एहतराम किया जाता है। अभी कुछ दिनों तक मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ और मुझे ऑर्डर्स जो हैं दुबई, UK, अमेरिका और ओमान और मलेशिया और साउथ अफ्रीका से जो हैं वो मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, और उनसे बाकायदा बातचीत भी हो गई है, और सब उन्हीं वही चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अभी बाहर जाने का इरादा है, जब मैं आउट ऑफ कंट्री से वापस आऊँगा तो फिर आगे मैं बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल यही हम काम जारी रखेंगे और ये एक पाकिस्तान की खिदमत है, हम ये खिदमत करते रहेंगे।
अच्छा जी, ये पाकिस्तान की खिदमत आज भी खिदमत करते रहेंगे। 500 रुपये एक छिपकली को मारने के। वैसे मुझे बताएं, छिपकलियाँ मारने के लिए आपको दूर दराज के इलाकों में सफ़र करना पड़ता है, कैसे करते हैं सफ़र, ये बता दें। लोग आपको लेने आते हैं, ये ज़रा बता दें ट्रांसपोर्टेशन अपनी कुछ। जी देखें, पहले तो मेरे पास एक टूटी हुई बाइक हुआ करती थी जिस पर मैं यानी कि जाता था। फिर मैंने एक रिक्शा लिया इनकम से, फिर इनकम बढ़ती गई, कारोबार जैसे बढ़ता गया। फिर मैंने 4 रिक्शे ले लिए, अपनी टीम भी बढ़ा ली, तकरीबन 7-8 लड़के हैं मेरे पास, और अभी मेरे पास वैगनआर गाड़ी भी है। और फ्यूचर जो प्लान है आउट ऑफ कंट्री से वापस, तो फिर हमारा फार्चूनर लेने का प्लान है और लाखों में आमदन है। क्या बात है उस्ताद इरफान, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। भाई उस्ताद इरफान ने इतने पैसे कमा लिए हैं। पहले वो जाते थे बाइक पे चूहे मारने, फिर रिक्शा ले लिया, फिर अब वैगन ले लिए, क्योंकि अब देखिए कारोबार उनका तरक्की करता चला जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को भी सोचना चाहिए इस हवाले से। बहुत से लोगों को ना छिपकलियाँ मारते हुए थोड़ी सी कराहियत आती है, लेकिन मेरी टीम में भी से बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि भाई ऐसे ही कर लेते हैं, छिपकलियाँ मारने लग जाते हैं। 500 रुपये फ़ी छिपकली उस्ताद इरफान ने बता दिया। वो कह रहे हैं बाहर के ममालिक में भी उनकी बातचीत चल रही है, मलेशिया वगैरह, और बहुत सारे ने ममालिक के नाम लिए। तो बड़ी बात है जी, कितने मारूफ हो गए वो अब छिपकलियाँ मार मार के। खैर जी, छिपकलियों की बात करें तो एक और मज़े की ऐसी खबर आपके साथ और शेयर करते हैं। आपको बताएं कि चूहे की एक दिलचस्प हरकत जो है वो हमने देखी है, मतलब हमने क्या, एक शख्स ने देखी, उसने इसको रिकॉर्ड की, फिर वो सोशल मीडिया पे डाल दी, तो हम भी आपके सामने वो रखेंगे। अमेरिका से एक वीडियो वायरल हुई है जनाब, जिसमें देखा जा सकता है कि चूहा नीचे उतरने वाले एस्केलेटर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और एस्केलेटर की स्पीड इतनी तेज़ है जिससे चूहे के ऊपर चढ़ने की कोशिश बेकार जा रही है। और इस वीडियो पर सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं। हाय मुझे तो तरस आ रहे हैं, बेचारा देखो, कोई इसको बता ही दे चूहे को। वैसे मुझे तो लग रहा है कि ज़िंदगी में हम भी यही कर रहे हैं, एस्केलेटर कहीं से आ रही है, हम कहीं को जा रहे हैं, और फिर हमारी भी एग्जैक्टली कुछ ऐसी सिचुएशन है। बट आई फील सॉरी फॉर दिस लिटिल माउस। अच्छा जी, आपको एक अनोखी पेशकश के हवाले से बताते हैं। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे पर घर में लोग अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। लाल रंग का ख़ास इंतखाब किया जाता है, लेकिन अमेरिका के एक चिड़ियाघर ने एक अनोखी ऑफ़र कर दी है, और ये ऑफ़र उनके लिए है जो अपने साबिक पार्टनर और ससुराल वालों से नापसंदीदगी का इजहार करना चाहते हैं। इस पेशकश के मुताबिक लोग $15 देकर अपने साबिक साथी या किसी और के नाम पर कॉकरोच का नाम रख सकते हैं। इस शख्स को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और उससे पता चलेगा कि लाल बेग का नाम उसके नाम पे रख दिया गया है। और ये जो ज़ू है, ये हर साल इसी तरह की पेशकश लाता रहता है। वाह वाह। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, मतलब छिपकली भी होगी, चूहे भी होगी, और क्या रहता है। अभी छोटी सी ब्रेक लें, कहीं शो कहीं और ही ना निकल जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद कराची के एक और हल्के का अहवाल आपको बताते हैं। NA 237 के मकीन भी काफ़ी परेशान हैं। वहाँ भी गुज़िश्ता आम इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों ने लोगों को उम्मीदें तो दी, लेकिन उन उम्मीदों पर काम किया नहीं। NA 237 के मकीनों को किन किन परेशानी का सामना है, नुमाइंदा समा इरफान हक की रिपोर्ट में देखते हैं। मैं इस वक्त NA 237 में हूँ। कौमी असम्बली का ये हल्का 9,90,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ के वोटर्स की तादाद 4,47,000 से ज़ायद है। ये हल्का आज़म टाउन, चनेसर गोड, मंजूर कॉलोनी और आज़म बस्ती के अलावा PCHS और कराची एडमिन सोसाइटी पर मुश्तमिल है। इस हल्के में गुज़िश्ता 5 सालों में क्या तरक्याती काम हुए हैं, या आने वाले इलेक्शन में यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या मसाइल है आपके इलाके में? 10,000 मसले हैं यहाँ तो। वोट डालेंगे? वोट क्या डालेंगे सर, सुबह उठने रोटी रोजी की लग जाती है, क्या किसी को वोट डालें। मसाइल तो MK में हल करेगी, और तो कोई करता नहीं है। किसको वोट डालेंगे? मुतहदा को। इस इलेक्शन से आपको नहीं उम्मीद है कोई मसला हल होगा आपका? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं, बस क्या होगा मालूम नहीं है। अरे मेरे भाई, हम खुद हल कर लेते हैं अपने मसाइल, छोड़ो। NA 237 में शामिल ये इलाका लाइन्स एरिया, जहाँ दीगर मसाइल से दो चार है। यहाँ के गटर भी ढक्कनों से महरूम है। ये गटर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ वाहिद मैन होल नहीं है जो अपने ढक्कन से महरूम है, बल्कि इस इलाके में बेशतर जो गटर हैं वो अपने ढक्कनों से महरूम हैं। अगर यहाँ कोई बच्चा गिर जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा,
कोई नहीं जानता। उम्मीद है आपको इस इलेक्शन से कुछ बेहतरी? तो कहीं नजर नहीं आई, पूरे मुल्क के अंदर नजर नहीं आ रही, तो अभी उम्मीद क्या कर सकते हैं हम लोग? ना हमारे पास बिजली है ना गैस है, यहाँ पर रह रहे हैं बस। सिर्फ गरीबों से वोट लेना जानते हैं वो, बाकी अवाम के लिए वो कुछ भी नहीं करते। वजीर अहमद, सदर हो, गवर्नर, वजीर आला, कोई भी हो। वो कौन है खुश नसीब जिसको? सईद गनी साहब। अच्छा, तो उनसे आपने कभी कहा नहीं है रोड? नहीं, वो तो हमारे मौसम ने हमें इतना जबरदस्त माहौल दिया हुआ, हम उसमें जिंदा है। तो इलेक्शन के बाद भी आप समझते हैं कि ये ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी तो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है ना, चांद पे रहना है तो वहाँ पे ऐसे ही रहना है। कोई गलत अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा इनके लिए, मेरे बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं ये, लेकिन ये है कि जैसे हम इनके लिए जज्बात रखते हैं, इनके दिल में हमारे लिए कुछ नहीं है। ये रोड आप यहाँ से ये देखें, ये चांदनी चौक कहलाता है, इससे आगे चले जाएं एंड तक आपको पूरा रोड बना हुआ नजर आएगा, और इस टुकड़े से आगे चले जाएं आपको पूरा थाने तक जाएं पूरा रोड ये बना हुआ नजर आएगा। डायरेक्ट मेन लाइन से सबने कनेक्शन किया हुआ है, वो सारी डैमेज होती है, पानी टूटता है, रोड टूट जाता है। ये 4 दफा पहले बन चुका है, उसके बाद ये टूट जाता है। अब इसका वाहिद हल यही है कि तमाम लोग वॉलंटियरली अपने अपने कनेक्शन काटें, अपने अपने घर से लें, ताकि ये रोड बन जाए। इसका टेंडर हुआ है। घर से बाहर निकलते हैं तो आगे पानी, घरों में पानी नहीं है लेकिन रोड में पानी है। पीपल्स पार्टी में हमें भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले दिनों में जो काम सईद गनी ने करवाया है वो किसी ने नहीं करवाया। दिल नहीं कर रहा बिल्कुल वोट डालने को, क्योंकि हमें कुछ भी सहूलतें मिली ही नहीं है। हुकूमत की तरफ से हमें दुख ही मिले हैं, कोई सुख तो मिला ही नहीं आवाम को। इलेक्शन आ रहे हैं, गहमा गहमी है, वोट डालेंगी? देखें, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती वोट के मामले में। फिर भी कोई क्यों नहीं वोट डालना चाहती हैं आप? किसको देंगी वोट इस दफा? सईद गनी को। सईद गनी तो पहले भी जीते थे, मसाइल वसाइल हल हुए कुछ? जी क्यों नहीं, गलियां पक्की हुई हैं, पानी का मसला हल हुआ है। NA 237 के मसाइल भी कराची के दीगर हलकों से मुख्तलिफ नहीं। टूटी फूटी सड़कें, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और महंगाई ने यहाँ के मकीनों को भी परेशान कर रखा है। PS 105 के मसाइल तो गंभीर है, यानी पानी का यहाँ ऐसा मसला है, अभी सर्दियों में पानी शार्ट है, हालांकि सर्दियों में पानी हमारा बगैर मोटर के आता था। यहाँ पर गैस बिल्कुल है ही नहीं। लकड़ियाँ चुन कर ला कर माएँ हमारी बहनें वो अपने फ्लैट में लकड़ियाँ जलाकर, जिनके पास अगर कुछ पैसा है तो वो सिलेंडर भरकर लेके आते हैं और अपना जो है खाना पकाना सुबह नाश्ते के दौरान अगर बच्चों को नाश्ता दे सके तो दे देंगे, वरना नाश्ता भी नहीं दे पाते हैं और वो चले जाते हैं स्कूल में। इसके अलावा यहाँ की रोडें गलियाँ कागज़ों में तो बनी होगी, आम रोड आप यहाँ से जाए महमूदाबाद से आजम बस्ती और वो गेट तक आपके पेट में दर्द हो जाएगा, रोड सारा ख़राब। इस तरफ आप जाए कहीं वहाँ तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा, खुद ब खुद ही हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सेवरेज के आप गले में जाए आपको अंदाज़ा हो जाएगा, गटर के ढक्कन नहीं आ रहे मेरे भाई। इस हल्के का तगड़ा मुकाबला तो पीपल्स पार्टी के असद न्याजी और MQM के अब्दुल रऊफ सिद्दीकी के दरमियान, जबकि जमात इस्लामी के इरफान अल्लाह वाला भी मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। तो वोटर्स में मिला जुला रुझान देखने में आया है, मगर यहाँ से 8 फरवरी को कौन मुंतखब होगा ये फैसला तो इलेक्शन डे को ही होगा। और अब आपको दिखाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का एक गांव है सियाचिन, उससे ताल्लुक़ रखने वाला एक कमसिन बच्चा सोशल मीडिया स्टार बन गया है। इस स्टार का नाम है शराज हुसैन, और शराज हुसैन के वीलॉग्स इन दिनों ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पर, हर सोशल मीडिया के फोरम पे इनके वीलॉग्स ने धूम मचाई हुई है। चलो जी, कहते ना हालात जैसे भी हो लेकिन बच्चों को देख के ना आपका मूड चेंज हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही हमने आपके साथ भी किया कि आपका थोड़ा बहुत मूड चेंज कर दिया कि इतनी टेंशन वाली सुबह से खबरें चल रही थी और एकदम से इतने प्यारे से बच्चे का वीलॉग आ गया तो ऑफ कोर्स यू स्टार्ट फीलिंग गुड। अच्छा जी, खेल के मैदान का भी अब रुख कर लेते हैं। जहाँ क्रिकेट में तो हमारी कारकर्दगी काफ़ी मायूस कुन रही, जो हमारा कौमी खेल हॉकी है उसमें भी खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान टीम ने 4थी पोजीशन हासिल की और वो लगातार 3री मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। सोने पर सुहागा ये कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ना करने के बावजूद पाकिस्तान ने हॉकी की आलमी रैंकिंग में अपनी पोजीशन बेहतर बना ली है और पाकिस्तान 3 दर्जे बेहतरी के साथ 15वें नंबर पर आ गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और तमाम सूरत हाल के हवाले से हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स तजियाकार अब्दुल गफ़ार हमारे साथ मौजूद, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ़ार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं ये कौमी खेल के साथ ये जो हो रहा है, इनफैक्ट क्या होना था, ये जो किया जा रहा है, मैं फेडरेशन के बारे में बात करूँ या मैं खिलाड़ियों के साथ के हवाले से बात करूँ, टीम लगातार 3री मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, क्या कहेंगे आप इस पे? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मदिया आपका। और देखिए कौमी खेल तो एक नाम का हमारा रह गया हॉकी, और ना कोई यहाँ पर अब हॉकी को जानता है।
आप खुद बता दें, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि पाकिस्तान के कप्तान कौन है, कितने लोगों को पता है पाकिस्तान की हॉकी टीम में कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं। हॉकी तो बहुत पीछे रह गई, और 4 मरतबा का पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड चैंपियन है, 4 मरतबा का। 3 मरतबा हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, 3 मरतबा हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, और अब हद ये है कि तीसरी मरतबा लगातार ना सिर्फ ओलंपिक से बाहर हुए हैं, बल्कि मदिया जो आखिरी 3 वर्ल्ड कप हुए हैं ना, उसमें भी 2 मरतबा हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो ये इतना मतलब बुरा जवाब सही। अच्छा अब्दुल गफ्फार, ये बताएगा कि चलिए हॉकी में आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हम लोग जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हों, हमारे खिलाड़ी ऐसे कि जब वो मैदान में आते थे तो लिटरली उनकी एक हैबत होती थी, मतलब होते वो सारे स्मार्ट थे, लेकिन द वे दे यूज्ड टू बी ब्रूटल इन द फील्ड। लेकिन अब हम वैसा कोई खिलाड़ी ही पैदा नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर मुझसे आप बेसिक वजह पूछें तो बहुत पहले जब ये ग्रास से हॉकी आस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आता गया, और हमने उस लिहाज से ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट नहीं किया। जिस जमाने में स्पेशली ग्रास में हॉकी होती थी, हमारी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद खैर हम उसके बाद भी जीते। लेकिन जो एक दुनिया में हर चीज में जिद्दत आती गई, कोचिंग, प्रोफेशनलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरह से हम बहुत पीछे हो गए। और फिर आप देखें कि एक बंदर मार लगी हुई है, कभी एक सेक्रेटरी, कभी दूसरा सेक्रेटरी, कभी एक जो है फेडरेशन का सदर। तो ना सिर्फ हॉकी की सवाल की वजूहात सिर्फ टेक्निकल है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी है। फिर कोचिंग मैनुअल की आप बात करें, और फिर आप बात करें जो कुछ दुनिया भर में होता ना, बहुत पीछे रह गए, अब बहुत पीछे रह गए। दुनिया भर में आस्ट्रोटर्फ के जाल बिछ गए, हमारे यहाँ में चंद एक जगह मौजूद है। फिर जो इंतजामी अमूर पर ओलंपियंस आए, खुद हॉकी ओलंपियंस, नदिया मुझे कहने दीजिए कि वो सब भी जिम्मेदार हैं, बिकॉज उन सबको शायद हॉकी का तो पता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता कि किस तरह हॉकी को डेवलप, कैसे इसको स्पोर्ट्स बनाना है। अब फिर आप देखें कि कितना तवील अरसा हुआ, मदिया आप भी बहुत अरसे से मतलब मॉर्निंग शो कर रही हैं और न्यूज वगैरह कर रही हैं, आप मुझे बताएं कौन सी हॉकी टीम पाकिस्तान में, कुछ नहीं हो रहा। चले क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा जो है ना हार्ड वर्क, मैं समझता हूँ कोई भी क्रिकेट बोर्ड था, चाहे वो सेठी साहब का था, उससे शरियार साहब, फिर मानी साहब, रमीज राजा, और अब बात यहाँ होती, वहाँ बहुत मेहनत होती है। उन्होंने टीमें लेकर आए हैं, PSLs करवाए हैं। हॉकी में तो हम कुछ करा ही नहीं रहे। आप देखें कोई लीग नहीं हो रही। इस हॉकी को अगर आप उठाना है ना मदिया, तो आपको कोई लीग सिस्टम लाकर, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लाकर इस चीज को ना मोबिलाइज करना पड़ेगा। आपको हॉकी वो भिजानी पड़ेगी शहरों के अंदर और इसी तरह स्कूलों के अंदर। अब हॉकी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बहुत ही अफसोस की बात, वाकई कौमी खेल है। मतलब वाकई मतलब अभी तो खैर हमें तो क्रिकेट ने इतना मायूस कर दिया, लेकिन अगर मैं पुरानी हॉकी स्टार्स के वाले से बात करूं तो अभी भी वो हीरोज़ हैं। आप उनको देखें, उनके फिटनेस भी तमाम तर, वो लिटरली आपको लगते हैं कि भी हाँ ये शायद कोई बहुत बड़े स्टार्स रह चुके हैं, वे हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपीयरेंस पे भी काफ़ी सारा काम किया होता है। अच्छा ना, मुझे ज़रा क्रिकेट के वाले से बात भी करनी है। हम देख लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ भी हुई हैं। ज़का अशरफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मोहसिन नकवी साहब को जो PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी जो है उनका नाम कर दिया गया है, उनका अप्रूव हो गया हुआ है। इस फैसले के वाले से आज जो है वो आपको लगता है कि अगर ये फैसला हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए हमारी? दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन ही नहीं है, यानी कि दिसंबर 2022 से अब जनवरी 2024 आ गई। इसमें पूरे 1.25 साल तकरीबन मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बनी रही और उसके सरबराह रहे, यानी कि चेयरमैन PCB का ओहदा गैर फाल है। तो इससे अंदाजा लगाए कि ये मामला जो है ना वो स्मूथ कभी नहीं रहे। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है, ये दुआ है, और ये कि आप जो करना चाहते हैं लेकिन आप कंसिस्टेंसी से कीजिए। लेकिन ज़का अशरफ साहब भी आए, से पहले सेठी साहब आए थे, रमीज राजा साहब को भी घर भेजा गया, हालांकि वो ठीक ठाक काम कर रहे थे। लेकिन चलिए अब मैं कहता हूँ कि अब जो करना है वो कंसिस्टेंसी से कर लीजिए और पूरा मौका दीजिए। अभी एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो आपको पता है इंतखाबात बिल्कुल सामने है, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। तो अगर मोहसिन हो रही है तो क्या आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी, जो भी सूरत बनेगी, क्या उस वक्त तक ये सूरत होगी तो रहेगी या उस वक्त भी हो सकता है? तो मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि शायद अभी तो मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हो गई है और इलेक्शन जो है वो होने हैं। अगर तो इलेक्शन मुझे लगता है कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद होने, थोड़ा हम आज खावर शाह साहब ने जो है वो टेक ओवर तो कर लिया था चेयरमैन PCB, जो कि PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो बढ़िया बेहतर ये होगा कि हम नई गवर्नमेंट के आने करके तब ये इंतखाबात कराने, ताकि कोई डाउट ना रहे, ताकि नई गवर्नमेंट को भी
अगर यही जो मोहसिन नकवी साहब हैं, अगर वो आई थिंक मतलब 1-2 हफ्ते से, मतलब 2 हफ्ते से क्या हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए वही वाली बात है ना गफ्फार कि 1-2 हफ्ते से क्या हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी क्रिकेट ने सफ़र इसलिए किया हुआ है क्योंकि बाबा मैनेजमेंट चेंज हो रही है, जो हुकूमत आती है फिर उसकी बंदा कोई, ये मैं नहीं कह रही, जावेद मियादाद साहब कह रहे हैं कि जिनकी हुकूमत होती है उन्हीं का बंदा आ जाता है, और जावेद मियादाद साहब तो कह रहे हैं कि मुझे आप ले आएँ, मैं तमाम चीज़ें ठीक कर दूंगा। तो ज़रा इस पर भी आपको कॉमेंट देना चाहूँगी। जावेद भाई ने जिस इवेंट में कहा, मैं मौजूद था, मेरे सामने सारी बात हुई, लेकिन जावेद भाई भी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो आती है वो लेकर आती, लेकिन आप ऐसा जरूर करें कि मतलब कंसिस्टेंसी रहे। फिर वो देखें क्रिकेटिंग हवाले से बात कर रहे थे, और देखें ये फैक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रखना पड़ेगा। दुनिया भर में मुझे याद है जब जेम्स सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के सीईओ थे, तब भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड चैंपियन था, और वो कोई क्रिकेटर नहीं है साबिक, वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखिए, क्रिकेट को अलग रखिए, लेकिन मैं समझता हूँ कंसिस्टेंसी। अब आप देखें कि अभी ये वर्ल्ड कप में आपके कप्तान कोचेस सब तब्दील हो गए, अब नए चेयरमैन आएंगे तो वो क्या करेंगे? तो क्या वो भी तब्दीली कर देंगे? ये है नजरिया पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम के हम के ऊपर तब्दीलियां करते हैं तो ऊपर के बाद नीचे और टीम में बोर्ड के अंदर भी वही तब्दीलियां हो जाती हैं। कैसे चलेगा फिर? ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, हम उसमें देखते हैं। मुझे बताएं अब्दुल गफ्फार, ये हम अभी जो स्पेसिफिकली मैं अपने क्रिकेटर्स के वाले से भी ज़रा बात कर लूँ, चले ये तो अल्लाह करे कि ज़रा बोर्ड वाले मामला भी ज़रा सुलझ जाएं, लेकिन वनडे टीम ऑफ द ईयर के बाद अब आईसीसी ने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 का ऐलान किया और इसमें हमने कहीं किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को शामिल नहीं देख रहे। हाउ सैड इज दैट? बिल्कुल, और वो वैसे ना मैंने बात की ना हॉकी के अरूज जवाल की, क्रिकेट का भी एक तरह से जवाल ही है मदिया, क्योंकि 2 साल पहले जो अवार्ड हुए थे उसमें बाबर, रिजवान, शाहीन और इवन पाकिस्तान की जो क्रिकेटर है फातिमा सना, चारों को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले थे अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज में, और ये सब के सब लोग पाकिस्तान के नुमाइंदगी कर रहे हैं 11th के अंदर। देखिए कुछ बहस की जा सकती है कि बाबर आजम बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, शाहीन बहुत अच्छी, लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं, पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शायद डिजर्व ही नहीं करता था। आप ठीक है थोड़ा जज्बाती होके हम ये बात कर लेते हैं जी भारत के इतने क्रिकेटर आ गए, ऑस्ट्रेलिया के इतने आ गए, लेकिन अगर आप मदिया यही आईसीसी था ना जिसने 2 साल पहले आपके 4 क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड दिए, तो तब तो हमें आईसीसी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कुछ ये बातें आईसीसी ने तो भारत के प्लेयर डाल दिए, और भाई इसी आईसीसी ने आपके प्लेयर डाले थे, पा दिया है कि परफॉर्मेंसेस थी। उस जमाने में मदिया रमीज आजा जब चेयरमैन थे, और उससे पहले जब मुझे याद है एहसान मानी साहब थे, बाबर आजम को टीम को पूरी बैक थी, पूरी एक सिस्टम बन गया था, एक पूरा जो निजाम बना हुआ था, बाबर के अंडर पूरी टीम थी, हर लड़का परफॉर्म कर रहा था। अब टाइम लगेगा, अब आपने सब कुछ तब्दील कर दिया ना, उसका देखें इफेक्ट क्या हुआ कि 2 साल पहले आपके 4 प्लेयर के अवार्ड जीत रहे हैं और आईसीसी की टीमों में, और अब इतना बुरा हाल मदिया के जो 9 अवार्ड्स की नॉमिनेशन में 36 लोग नॉमिनेट हुए, इससे पहले टीम की तो आप बात कर ही नहीं है ना, मुझे 36 नॉमिनेशन में भी कोई एक पाकिस्तानी नहीं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अल्लाह करे जी हमारी क्रिकेट की हालत थोड़ी बेहतर हो सके, वरना जो सिचुएशन चल रही है अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो कि हम अपनी क्रिकेट के साथ भी वही करें जो हमारे खिलाड़ियों ने और हमारे फेडरेशन ने और पता नहीं और कौन कौन से अवामिल हमारे कौमी खेल हॉकी के साथ किया। बहुत शुक्रिया जी। स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ तो मौजूद थे अब्दुल गफ्फार, और ज़रा मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बता में एक सालाना सनडांस फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसमें सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मुतालबा था कि गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की जाए, और इस मुजाहरे में अदाकार मलेशिया बेरुरा और इंडिया मूर समेत मशहूर शख्सियात, हिदायतकार और प्रोड्यूसर्स ने भी शिरकत की। याद रहे कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जंग में अब तक 25,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 62,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 70% जो इनमें माएँ और बच्चे शामिल हैं। और मैं भी कल ही पढ़ी थी कि फ़लस्तीन में बहुत सारे केसेस अब बढ़ गए हैं मिसकैरेजेस के, तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिन ब दिन अब तो होती चली जा रही है। इट्स बिन मोर देन 100 डेज़ कि फ़लस्तीन में छोटे बड़े बच्चे बूढ़े लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करूंगी मैं कराची की ही। कराची में भूख और बेरोज़गारी ने एक और घर उजाड़ दिया। जहां बच्चे खेलते मुस्कुराते थे, अब वहां गम के डेरे हैं। एयरपोर्ट वैलीस गेट के करीब एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक अपार्टमेंट में
हमने देखा कि 3 बच्चों की लाशें मिली, एक बीवी की लाश मिली, और जो मियाँ है जिसने इन बच्चों को मारा था, अपनी बीवी को मारा था, उसने इनको गोलियों से मारने के बाद खुद फंदे से लटक गया। मैं बात कर रही हूँ एहसन रज़ा की। और एहसन रज़ा ने सिर्फ खुदकुशी नहीं की अपने बीवी बच्चों को मारने के बाद, बल्कि उसने बाद में एक नोट भी, जब उसके घर में पुलिस गई है तो वहाँ पे एलसीडी पे एक नोट लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि उसका लैपटॉप खोल के देखा जाए। जब उसका लैपटॉप खोला गया तो उसमें उसने बताया कि उसने खुदकुशी क्यों की थी, क्या ऐसी वजह थी वो इतना मजबूर हो गया। किस दोस्त से पिस्तौल ली और पिस्तौल भी उसने चुराई, उससे उसने अपनी बीवी बच्चों के सर पे गोलियां मारी, उनकी जान का खात्मा किया, फिर खुद को मार लिया। वजह क्या थी, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। कराची में भूख और बेरोजगारी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। जहां बच्चे खेलते मुस्कुराते थे, अब वहां गम के डेरे हैं। एयरपोर्ट वायरलेस गेट के करीब वाक़े फलकनास अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। अपार्टमेंट नंबर 413 से 5 लाशें मिली, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। 35 साल एहसन रज़ा ने अहलिया निदा, बेटे जिब्राइल, मिकाइल और बेटी उम्मे हानी को दूध और खाने में नशा आवर अद्वियात मिलाकर दी। जब सो गए तो वालिद ने पहले बच्चों का गला काटने की कोशिश की, फिर सरों और बाजुओं पर गोलियां मारकर कत्ल किया। बाद में अपनी जान भी ले ली। हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। ये एहसन रज़ा रिजवी साहब थे, ये यहाँ पे रिहायशी थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पे अपनी फैमिली और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। ये जो है ना गारमेंट्स का कारोबार करते थे और पिछले कुछ 3-4 महीने से इनका कारोबार वगैरह सारा वो बंद हो चुका था। और अड़ोस पड़ोस से जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो उससे ये पता लग रहा है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज थे उसके जो है। पड़ोसियों का कहना है एहसन बज़ाहिर ज़हनी तौर पर ठीक था, माशी मुश्किलात का कभी किसी से जिक्र नहीं किया। भूख, फाका, अफलास के हाथों तंग आके अपने बच्चे, अपने जिगर के टुकड़े खत्म कर दिए, अपने आप को भी खत्म कर लिया पूरा कर। इन हुक्मरानों को कुछ नहीं पता, ये वोट मांगने आते हैं, वादे करते हैं। अच्छे लोग थे, मिलने गिलने वाले लोग थे, बहुत अच्छे थे। हमने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे इतने प्यारे बच्चे थे माशाल्लाह। और पता नहीं अचानक ये है कि गुर्बत। पुलिस को जाए उक्वा से एक खत भी मिला है जिसमें एहसन रज़ा ने बच्चों और अहलिया को कत्ल करने का एतराफ़ किया। लिखा उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो शहीद हैं। साथ ही लैपटॉप में मौजूद फाइल भी पुलिस के सामने आ गई जिसमें एहसन ने किसको कितने पैसे देने थे ये लिखा था। दूसरी जानिब मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के मुताबिक खातून निदा और बच्चों को सर और बाजुओं में गोलियां मारी गईं। एहसन की मौत गले में रस्सी के फंदे के बाइस हुई। तफ्तीशकारों ने लाशों के सैंपल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। पुलिस ने 174 की कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली, ताहम वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं करवाया गया है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और अगर आप एहसन का लैपटॉप ही देखें ना, और उसमें जो उसने लिखा, उसने किस किस के कितने पैसे देने हैं, वो कि बहुत लाखों करोड़ों की अमाउंट नहीं थी, वो हज़ारों में अमाउंट थी। बस वो वापस नहीं कर सका, वो परेशान था, वो गरीब था, उसका कोई पुरसाने हाल भी नहीं था, अपने घर वालों से वो दूर भी था, और उसको और पता नहीं समझ में नहीं आई, और न जाने वो किस डार्क फेज से गुजरा होगा कि उसने इतना बड़ा, इतना इंतहाई क़दम उठाया। इस हवाले से बात करेंगे। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर नफ्सियात डॉक्टर फ़राह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। सारिम भाई, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पर अल्लाह करे आखिरी वाक़या ज़रूर हो कि कोई बेरोज़गारी की वजह से ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने बच्चों को भी मारने पर मजबूर हो गया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी और आपका इस पे कमेंट लेना चाहूँगी, इसी जो अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया। देखिए बहन, सबसे पहले तो अफसोस ही किया जाएगा ऐसे वाक़ये पे, कहीं भी हो, कोई भी करे, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो। लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी चीज़ें सोचने और समझने की भी ज़रूरत है कि फ़्लैट्स हैं, फ़्लैट्स में गोलियाँ चल रही हैं, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं पूछ रहा, वो लैपटॉप पे लिख रहा हो, पर्ची अलग से लिख रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसने खुदकुशी ही की हो, ये भी ज़रूरी हो सकता है, या हो सकता है कि जिनके पैसे देने थे उनमें से कोई जुनून में आया हो, उसने इतनी प्लानिंग के तहत मारा हो। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ एक दुनिया में जब तक डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर दे उसको मरा हुआ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में ज़रा से कहीं वाक़या सानिया हो, लोग व्हाट्सएप पे चीज़ों पे इतना वो उल्टी सीधी शुरू जो हुआ वो ये हुआ कि जी गुर्बत की वजह से जो है ख़ुदकुशी कर ली और दूध में जो है जहर दे के बच्चों को मार दिया। फिर आया कि जी गले काट दिए, फिर आया जी पिस्टल से जो है गोलियाँ मारी गई हैं। तो इतनी सारी बातें क्यों आई, क्या वजूहात थी इसके पीछे, इन्वेस्टिगेशन किसने की थी,
तो यानी 5-7 गोलियां तो चली। इस बीच कोई क्यों नहीं आया उस फ्लैट पे, फांसी पे चढ़ा जा करके। अच्छा, मुझे तो फांसी पे चढ़ना भी नहीं समझ में आ रहा। उसकी वजह क्या है? वजह ये, जिसके हाथ में पिस्टल है, बेहतरीन मारने का हथियार पिस्टल होता है, अपने सर पे रखता है आदमी और गोली मार लेता है। वो जा करके फंदा बांध करके फंदे के ऊपर क्यों चढ़ा वो जा करके? तो इसको और हमें जब गोलियां भी चली, हाँ ये भी है कि ठीक है, जब गोलियां भी चली तो फिर भी कोई जानने कोई आया नहीं आसपास का। वो कहते सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह ही मारी, सुबह तो आप देखें आजकल पंखे नहीं चलते, सर्दियों के दिन है, जरा सी आवाज जो है ना, वो मैं पड़ोस में कोई आवाज आ रही होती है, ऐसा लगता है घर के अंदर से आवाज आ रही है। वो गोलियों की आवाज ना कम होती है ना ज्यादा, वो अपनी जगह है, लेकिन जब माहौल में सन्नाटा होता है तो आवाज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो क्यों नहीं कोई आया? क्या वजह थी, क्या था? इसके पीछे कई अंदाज से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ इसको ये नाम दे करके ख़त्म कर दें कि जी गुर्बत की वजह से, पुलिस को देखें वो टारगेट किलिंग होती है, पुलिस कहता है जी वो जो है ना मोबाइल छीनने आए थे उसमें गोली मार दी, यानी केस दबा दिया। वो टारगेट किलिंग के अंदर केस उठता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो हमें हर पहलुओं से जा करके देखना और सोचना चाहिए। एक वो शख्स जो लैपटॉप भी यूज़ करता है, एक वो शख्स जो अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहा है, वो इतना बेहुदा काम मैं नहीं समझता कि वो करेगा। उसके पीछे कोई वजूहात हो सकती है। अच्छा, ये फिर ये हो सकता है या नशा करता हो बेइंतहा, या ज़हनी प्रॉब्लम हो कोई उसको। एक नॉर्मल आदमी जो कमाता भी हो, गारमेंट्स का काम करता हो, वो जा करके इस तरीके से बच्चों को भी मार दे, अपने को भी मार दे। बात है ना कि डिप्रेशन, यू नेवर नो कि आपको किस तरह से, बहुत सारे लोग जो अच्छे भले चंगे भले होते हैं, आपको पता नहीं चलता, बट वो बहुत एक डिप्रेशन के फेस से गुजर रहे होते हैं। कुछ लोग बीमारी में भी जो है वो डिप्रेशन में। लेकिन यहाँ पर बात यह कि अगर सारी में बात करूँ कि हमारे यहाँ नौबत ये हुई, कल हमारे नुमाइंदा, क्योंकि हम आजकल हल्कों में जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से जान रहे हैं कि जी क्या क्या मुश्किलात आपको हैं, तो लोग बता रहे हैं। तो कल एक खातून बता रही थी कि उन्होंने खटमल, महंगाई इतनी हो गई है, वो घर का बिल नहीं अदा कर सकती। तो उन्होंने कहा मैंने खटमल मार दवाई मैंने पी कि मैं शायद इससे मर जाऊं क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही। तो मतलब ये हम किस टाइम में आ गए हैं? लेकिन बच गई ना, यही बताना चाह रहा हूँ कि खुदकशी करना या इतने लोगों को मारना, फिर अपने आप को मारना, ये भी आसान काम नहीं होता है। कोई भी जहर आप पीते हैं, ज़रा सा चीनी ज़्यादा हो जाए चाय के अंदर या कम हो जा रहा, आप चीनी पीते हैं तो आप उससे रोक देते हैं कि नहीं इसमें चीनी डालो या इसको चीनी बहुत है कम कर दो इसको। तो जहर पीना भी तो कोई आसान नहीं होता। किस तरह इंसान पी जाता है, किस तरह उस टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बात ये नहीं है, देखिए बहुत अफसोसनाक वाक़या है। खुद मारा, किसी ने मारा, ज़हनी दबाव था, नशे में, किसी भी अमल से, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन हमें हर पहलू से इसको जो है ना देखना और सोचना चाहिए। और इसको लोगों को ये हौसला देना चाहिए, बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के पास भी गुनहगार होकर के जाओ। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि देखें इसका बहुत गुनाह भी है। डॉक्टर फराह खान हमारे साथ मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि कितना आसान नहीं है ख़ुद को मार देना, लेकिन ऐसी क्या चीज़ आती है कि इंसान अपने आप को मारने पर मजबूर हो जाता है। ना सिर्फ ख़ुद को तकलीफ, मैं कहती चलिए आप तंग है ना, आप अपने आप को मार लें। आप अपने सामने किस तरीके से इतने संगदिल हो सकते हैं कि आप अपने बच्चों को, बीवी को भी अपने हाथों से मार देते हैं। डॉक्टर फराह, ये इंसान पे ये स्टेज कब आती है कि चले ठीक है, आपको खुद पे गुस्सा है, आप डिप्रेशन में, ठीक है, खुद को आपका नुकसान पहुँचाए ना, आपने अपने बीवी बच्चों को भी मार दिया। मदिया, इतना पेनफुल है ये पूरा इंसिडेंट। जब से ये खबर हम लोग को यहाँ पे मिली है, ऐसा लगता है कि हम बाहर हैं तो हम शायद अपनी दुनिया में मसरूफ हैं। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो भी चीजें हो रही होती हैं वो हम पे भी उतना ही असर कर रही होती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हमारी रूट्स वहाँ से कनेक्टेड है। एंड इट्स सच अ पेनफुल इंसिडेंट जो भी हुआ है। और कमिंग बैक टू आपका सवाल, ये बात फैक्ट है कि बाज़ दफ़ा जब इंसान एक ऐसी कैफियत, जहनी दबाव और ऐसी कैफियत से किसी साइकोलॉजिकल क्लिनिकली डायग्नोज डिसऑर्डर से जब गुजर रहा होता है, तो फिर उसमें सोचने और समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है अपनी ही इर्द गिर्द की सारे हक़ाइक़ से, वो टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और यूजुअली यही देखा गया है, अगर आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का है तो उसमें सिम्टोमेटोलॉजी यही है कि उसका ज़िंदगी से दिल उचाट हो जाना, चीज़ों को लेकर उसका जो है वो सबसे पहले उसकी जो नींद, भूख, उसमें आना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसका दिल नहीं लगता जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, तो उसको वो चीज़ें फिर उस तरह से नहीं मज़ा आ रहा होता जो कि हम रेगुलरली नॉर्मली उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। इस सिचुएशन में आप देखिए कि हम ये नहीं कह सकते कि जी गुर्बत की वजह से हुआ। गुर्बत की वजह से नहीं हुआ, बेरोजगारी की वजह से। वो गरीब नहीं था, वो एक बाशऊर, वो एक बासलाहियत, एक ऐसा आदमी था जिसको एक हुनर आता था। वो गारमेंट्स का बिजनेस करता था। सबसे बड़ी बात है वो ताजिर था।
सो वी कैन नॉट से दैट इस सिचुएशन में गुर्बत नहीं थी। हमारे वसाइल और हमारी चीजों को समझने की सपोर्ट सिस्टम वो इस कदर डिप्लीट होती जा रही है, सब कदर खत्म होती जा रही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय कि ठीक है ये काम यहाँ नहीं हो रहा, चलो उसको यहाँ पे इस तरह सपोर्ट कर देते हैं। हम बल्कि वेट कर रहे होते हैं कब वो नीचे आए, कब उसका जो है वो नुकसान हो, कब इस तरह से हो, तो वो इवेंचुअली देखे। हाँ, उसी कैफियत में आया ना कि मैं तो नहीं दे सकता, मैं इस दुनिया में इनको छोड़ के। आप उसकी सोच से देखिए, उस इंसान की सोच से बहुत मुश्किल काम है। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम। सारिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आसान नहीं होता अपनी जान लेना और अपने प्यारों की जान लेना, लेकिन वो जिस दौर से और जिस दहनी कैफियत से गुजर रहा था, अगर हम उसके हिसाब से सोचें 2 मिनट के लिए, तो हमें लगेगा कि ये दुनिया में इस काबिल नहीं कि मैं अपने मासूम बच्चे भी यहाँ छोड़ के जाऊँ। वो किस पेन से गुजर रहा था। अच्छा, लेकिन वो चला गया, चली गई जी। ये मुझे समझ में आ रही है। आप ये बात करी कि जिस शख्स ने मारा उसको है कि ठीक है मैं तो जो जितनी पेनफुल जो आगे ज़िंदगी बच्चे गुजारेंगे तो बेहतर है कि मैं खुद ही इनको ख़त्म कर दूं, और ये इतनी जालिम दुनिया में इस जालिम दुनिया को अपने बच्चे और बीवी नहीं देना चाहते। पता नहीं मेरे जाने के बाद इनका क्या हाल करें। लेकिन मुझे ये बताएं, जो आसपास के लोग हैं क्या वो ऐसा कोई सानिया होने से बचा सकते हैं? अगर जैसे उसने कोई एक, हमारे लोगों में भी तो है ना कि हमारे लोग भी नहीं देखते कि ये अपार्टमेंट में रहते हैं, कि अपार्टमेंट ऐसे भी नहीं कि मुझे सामने वाला जो कमरा हो, जो घर का दरवाजा होगा, अपार्टमेंट का दरवाजा होगा काफ़ी दूर होगा, बिल्कुल सामने सामने होते हैं। लेकिन लोग भी ना एक दूसरे से नफ्सा नफ्सी का तालम है कि पीपल डोंट बॉदर, पीपल डोंट केयर कि आपके सामने कौन रह रहा है, किस हाल में रह रहा है, कोई लोग परेशान है। देयर वाज अ टाइम जब कहते जी हमसाया माँ जाया है, लेकिन जो आपका हमसाया है वो आपकी मतलब ये कि आपके भाइयों की तरह ही है। अब वो टाइम भी नहीं रहा कि लोग भी नजर रखें कि भाई कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत क्लियर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज आपके इस सवाल से ना ऐसे बहुत सारे घर और ऐसी बहुत सारी जिंदगियां जो प्रोबेबली इफेक्ट होने वाली होंगी वो बच जाएंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब भी कोई भी क्लिनिकली डायग्नोज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो ऐसा नहीं है कि वो खामोशी से आता है और खामोशी से इंसान को खत्म कर देता है। वो अपने साथ बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स लेकर आता है जो बहुत वाज़ेह होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इर्द गिर्द वो देखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंसान की हाइजीन इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। आपके सामने एक अच्छा खासा खाता पीता साफ सुथरा इंसान शेव नहीं कर रहा, बाल नहीं काट रहा, मुंह नहीं धो रहा, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, कपड़े चेंज नहीं कर रहा, कपड़े पहन रहा है तो वो इस्त्री हुए हुए नहीं है, कोई पैंट पहनी, कोई शर्ट पहनी, चप्पल पहनी नहीं पहनी, चश्मा पहना नहीं पहना, ये बड़े वाज़ेह सिम्टम्स आप पिक कर सकते हैं और हम करते हैं अपने इर्द गिर्द में। हमारी दोस्त अगर कोई नहीं प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होते हैं, बोले तुम्हारी तबीयत ठीक है, आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो, सब खैरियत है। उसके साथ साथ और सोशली उसके साथ साथ बच्चों के साथ कैसा रवैया था, उसके साथ साथ मोहल्ले वालों के साथ कैसा रवैया था। तो ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान जो मेजर डिप्रेशन में पहुंच जाए या सुसाइडल हो जाए या उसका रियलिटी उसके साइंस और सिम्टम्स ना हो। प्लीज इग्नोर मत कीजिए हमारे प्यारे। बहुत शुक्रिया जी, फारा खान हमारे साथ मौजूद थे। देखिए ये छोटे छोटे जो साइंस है इसको इग्नोर मत कीजिएगा। माहिर नफ्सियात हमारे साथ सारिम बनी भाई भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। इंसान को जब किसी चीज़ का शौक हो जाए तो फिर उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ सैयद गुलजैन शाह के साथ, जिनका ताल्लुक तो डॉल्फिन फोर्स से है और वो लाहौर में रहते हैं। गुलजैन काम तो वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर करते हैं, लेकिन शौक उन्हें तस्वीरें बनाने का है। इस सिलसिले में उन्होंने कई कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया और पोजीशंस भी हासिल की। आइए आपको उनसे मिलवाते भी, हमारे साथ वो मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलजैन, वेलकम टू सुबह का समा। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। गुलजैन मुझे बताएं कि ये मुसव्वरी का शौक आपको कब से हुआ? क्या फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट थे या फिर एकदम किसी से इंस्पायर्ड हो के आपने काम करना शुरू कर दिया? बड़ी डिटेल वर्क है आपका। तो मैडम पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारा आईजी साहब का और एसपी डॉल्फिन और सीटीओ हमारा अतर साहिबा का जो विज़न है फ्रेंडली पुलिस, उसको हम लेके आगे चल रहे थे। उसके शाना बशाना आप लोग भी खड़े हैं मीडिया वाले, मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ तक बात रही है मेरे आर्ट की, तो अल्लाह पाक ने ना हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है। जैसे माशाल्लाह आप में ये मीडिया की मतलब ये जो इस तरह की आप शोज़ कर रही हैं, अल्लाह ने इस तरह के काम लेने होते हैं। तो ये जो आर्ट की सलाहियत थी ना, ये अल्लाह पाक ने बाय बर्थ ही मुझ में रखी थी। तो मैं दूसरी एक्टिविटीज़ करता था, मुझे फ़ील हुआ कि यार मैं दूसरी एक्टिविटीज़ के
निस्बत इसमें ज़रा थोड़ा सा मैं ज़्यादा पंचुअल हूँ और मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। तो बस जहाँ तक मुझे फ़ील हुआ ना, फिर मैंने इस चीज़ को ना मतलब इस पर फोकस किया तो फिर मैं मज़ीद जो मेरे असाज़ा थे, मैं आपको ये भी बताता जो मैंने किसी प्रोफेशनल किसी इंस्टीट्यूट से आर्ट की कोई मतलब डिग्री नहीं ली, ना कोई इस चीज़ के बारे में सीखा है। जो मेरे असाज़ा हैं उमैर सलीम साहब, अच्छा। हाँ आरिफ अंजुम साहब, उनके पास गया, मेरे वालिद साहब मुझे लेके गए कि यार ऐसे से मेरे बेटे को इस चीज़ का शौक़ है तो आप काइंडली इसको पॉलिश करें। तो बस कुछ उनकी मेहनत कुछ जो मैं बचपन से अब तक लेके लगा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत शदीद अच्छा काम करें। तो मुझे बताएं अब तक कितनी पेंटिंग्स आप बना चुके हैं? और मैं भी देख रही थी आपके साथ बड़ी दियोकामत पेंटिंग आपकी थी गोल्ड में, मैं इसको अगर सही तरीके से देख पाऊँ तो मतलब कितनी पेंटिंग्स बना चुके हैं आप अभी तक? मैम पेंटिंग्स तो मैं लातादाद बना चुका हूँ, लेकिन अब जो है मोस्टली कुछ ज़्यादा इसमें मैं आया हूँ। उसकी रीज़न भी ये है कि आईजी साहब ने रिसेंटली 1 से 2 कंपटीशन करवाए थे हमारे डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जब मेरा काम देखा, अच्छा। हाँ उनको बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने अपने जो उनका ऑफिस है आईजी ऑफिस हमारे जो पंजाब में है लाहौर में, उसकी जितने भी आर्ट्स रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी थी वो आईजी साहब ने मुझे सौंप दी। बस कह लें कि वो माशाल्लाह इतना बड़ा ऑफिस है उनका, तो हर वाल पे मेरी पेंटिंग्स, तो कह लें कि लातादाद पेंटिंग्स मैं बना चुका हूँ। क्या बात है। बात सुने तो इन्होंने पेंटिंग्स आपसे ख़रीद के लगाई हैं या फिर आपने शौक में बना के दिए पेंटिंग्स? नहीं, ख़रीदने वाला तो मामला नहीं। आपको पता है मैं जॉब होल्डर हूँ, इस डिपार्टमेंट की जॉब कर रहा हूँ। तो क्या हुआ ये इतना बड़ा इतनी ज़बरदस्त आप पेंटिंग्स करते हैं, मतलब इस फिर तो आप मुझे भी एक मुफ्त की ज़रा अच्छी सी तस्वीर भेजें ना, अगर आप या मुफ्त अल्लाह वाला ही काम कर रहे हैं। लेकिन आप कोई प्लान कर रहे हैं कि कोई आपने एग्जीबिशन ऐसी होल्ड करनी है अपनी तमाम पेंटिंग्स के लिए? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मेरे अफसरान हैं उनका काफ़ी मुझ पे ना शफ़क़त वाला हाथ है। आईजी साहब ने रिसेंटली एक अलहमरा हाल माल रोड लाहौर में एग्जीबिशन का इनेकाद किया था, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम जो मेरा खुद का बनाया हुआ है गोल्ड लीफ में मॉडर्न आर्ट, मैंने ओल्ड लाहौर उस पर पेंट किया था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी कामयाब एग्जीबिशन रही। बिल्कुल, और सारे मतलब मीडिया ने कवरेज किया था। तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि मैं जॉब होल्डर होने के साथ साथ एक तो आर्ट कर रहा हूँ और आर्ट के साथ साथ मैंने एग्जीबिशन भी अपनी करवा ली, और ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे आईजी साहब को। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे महंगी वैसे जो आपकी बिकी थी वो कितने की बिकी अब तक जो पेंटिंग है? मैम मेरा ना बेसिकली अभी बेचने का पर्पज़ नहीं है और ना इतनी मतलब मैं बेचने की तरफ जाता हूँ। अमूमन मतलब कोई ले तो कोई 60 to 70 के की मेरी पेंटिंग्स आराम से जो गोल्ड लीफ में बनी होती है वो मेरी सेल आउट हो जाती है एक नॉर्मल साइज़ की। जो मेरा मेन पर्पज़ है आर्ट करने का, और अब जो मतलब कह लें कि वो ये है कि मेरी जो डिपार्टमेंट की जो 14 फैमिलीज़ हैं, मैं बेसिकली अपने आर्ट से उनको सपोर्ट करता हूँ। और उसके अलावा जो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा जो मतलब जो आर्ट से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम फेस की हैं लाइफ में जॉब से आने से पहले, मतलब जब आपको पता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो मैं अब ये चीज़ लेके चल रहा हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो भी मतलब आर्ट करना चाहते हैं और उनके पास मटेरियल नहीं है, तो एक तो मैं उनको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं जो अपने शोहदा की फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। अब बस मेरा मतलब यही एम है, मैं अपनी जॉब के साथ साथ ये जो आर्ट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ कुलजैन शाह मौजूद थे और बड़े ज़ोखत डॉल्फिन फोर्स के इसके साथ साथ काम भी करते हैं, लेकिन साथ में ये पेंटिंग भी करते हैं। और कॉज इनका ये कि जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनको अपने आर्ट के थ्रू अपनी पेंटिंग के थ्रू उनको सपोर्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।